बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धम्म ज्ञान दीप में, जहां हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म, यानी बुद्ध और उनका धम्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बालक सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही अनेक भविष्यवाणियां जुड़ गई थी। किसी ने कहा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तो किसी ने कहा नहीं, यह बालक पूरी दुनिया को नया मार्ग दिखाएगा। और दोस्तों, आज हम उसी सेक्शन जन्म से प्रव्रजा तक के कुछ बेहद महत्वपूर्ण उपखंडों को समझेंगे। आज हम देखेंगे शाक्य संघ में दीक्षा, संघ से मतभेद और देश छोड़ने का प्रस्ताव। और बिलीव मी दोस्तों, यहीं से सिद्धार्थ गौतम की सोच बाकी सबसे अलग दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पहले उपखंड शाक्य संघ में दीक्षा से। उस समय शाक्यों की परंपरा थी कि 20 वर्ष की आयु के बाद हर युवक को शाक्य संघ का सदस्य बनना पड़ता था। और अब सिद्धार्थ भी 20 वर्ष के हो चुके थे। सभा बुलाई गई, पूरा संघ उपस्थित था और फिर सभा में प्रस्ताव रखा गया। शुद्धोधन पुत्र सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। प्रस्ताव सीधे पास नहीं होता था। सेनापति 3 बार पूछता था, क्या किसी को इस प्रस्ताव पर आपत्ति है? पहली बार सभा शांत रही, दूसरी बार फिर भी कोई नहीं बोला, तीसरी बार पूरा सभागृह मौन था और फिर सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के सदस्य घोषित कर दिए गए। इसके बाद पुरोहित ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या आपको सम्मानित महसूस हो रहा है? और सिद्धार्थ का उत्तर देखिए, कितनी विनम्रता। हाँ मान्यवर, मैं सम्मानित महसूस करता हूं। इसके बाद पुरोहित ने संघ के नियम समझाने शुरू किए। और दोस्तों, ये नियम केवल राजनीति नहीं थे, ये नैतिक जीवन का आधार थे। तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। सभा से अनुपस्थित नहीं रहना होगा। यदि किसी सदस्य में दोष दिखे तो बिना भय उसे बताना होगा। और फिर सबसे कठोर नियम, यदि हत्या करोगे तो संघ से बाहर कर दिए जाओगे। यदि चोरी करोगे तो सदस्य नहीं रहोगे। यदि झूठी गवाही दोगे तो संघ में स्थान नहीं मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, आगे चलकर यही सिद्धार्थ पूरी दुनिया को शील, सत्य और नैतिकता का मार्ग दिखाने वाले थे। और शायद उनकी ये शुरुआती शिक्षा उनके भीतर बहुत गहराई तक उतर चुकी थी। अब दोस्तों, हम आते हैं अगले उपखंड संघ से मतभेद पर। और यहीं से कहानी एकदम नया मोड़ लेने लगती है। रोहिणी नदी एक साधारण नदी नहीं थी। वही नदी शाक्यों और कोलियों के बीच लगातार विवाद का कारण बन चुकी थी। दोनों राज्य खेती के लिए उसी पानी का उपयोग करते थे। हर वर्ष विवाद होता, कभी झगड़े, कभी मारपीट। और इस बार मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। अब शाक्य संघ में युद्ध की चर्चा शुरू हुई। सभा बुलाई गई और सेनापति खड़ा होकर बोला, कोलियों ने हमारे लोगों पर हमला किया है, अब युद्ध ही समाधान है। पूरा वातावरण युद्ध के पक्ष में जा रहा था। लेकिन तभी सिद्धार्थ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। और फिर वो शब्द जो आगे चलकर बुद्ध के धम्म का आधार बने, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। दोस्तों कल्पना कीजिए, पूरा समाज युद्ध चाहता है और एक व्यक्ति अकेले खड़ा होकर कह रहा है, रुको, हिंसा समाधान नहीं है। सिद्धार्थ ने आगे कहा, पहले ये पता होना चाहिए कि दोषी कौन है। यदि हमारे लोग भी दोषी हैं, तो क्या केवल दूसरे ही अपराधी हैं? लेकिन सेनापति को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा,
क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है। और फिर सिद्धार्थ ने जो उत्तर दिया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उन्होंने कहा, जो धर्म को समझता है वो समझता है कि वैर से कभी शांति नहीं आती, केवल प्रेम से शांति आती है। सिद्धार्थ ने समाधान भी दिया। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों से लोग चुने जाएं और मिलकर विवाद सुलझाया जाए। लेकिन दोस्तों, बहुमत हमेशा सत्य के साथ नहीं होता। सभा ने युद्ध प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब हम पहुंचते हैं अगले और बेहद इमोशनल उपखंड, देश छोड़ने का प्रस्ताव पर। और यहीं से सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। अगले दिन फिर सभा बुलाई गई। इस बार प्रस्ताव था 20 से 50 वर्ष तक का हर शाक्य पुरुष सेना में शामिल होगा। सभा में लोग डरे हुए थे। जो युद्ध चाहते थे वे आराम से बैठे थे, लेकिन जो विरोध में थे वे बोलने से डर रहे थे। और तभी सिद्धार्थ फिर खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं सेना में शामिल नहीं होऊंगा। सेनापति क्रोधित हो गया। उसने कहा, संघ का सदस्य होते हुए तुम्हें संघ का निर्णय मानना होगा। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे। उन्होंने कहा, लगातार युद्ध करते रहने से हम कौशल नरेश के गुलाम बन जाएंगे। क्या शाक्यों के हितों के लिए सार्वजनिक कार्य करना बेहतर नहीं? अब सेनापति ने चेतावनी दी, तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, तुम्हारी भूमि छीनी जा सकती है, तुम्हें दंड दिया जा सकता है। दोस्तों, अब सिद्धार्थ के सामने 3 रास्ते थे। सेना में शामिल हो जाए, मृत्यु दंड स्वीकार करें या देश छोड़ दें। लेकिन यहां सिद्धार्थ ने जो कहा वो दिल को छू लेने वाला है। उन्होंने कहा, मेरे परिवार को दंडित मत कीजिए, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, उन्हें कष्ट मत दीजिए, दंड मुझे दीजिए, मैं अकेले स्वीकार करूंगा। दोस्तों, यही वो क्षण था जब सिद्धार्थ केवल राजकुमार नहीं रहे, वो एक ऐसे इंसान बनकर सामने आए जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सफरिंग स्वीकार करने को तैयार था। तो दोस्तों, आज हमने सेक्शन जन्म से प्रव्रजा तक के 3 महत्वपूर्ण उपखंडों को समझा। शाक्य संघ में दीक्षा, संघ से मतभेद और देश छोड़ने का प्रस्ताव। और अगले एपिसोड में हम इसी सेक्शन के अगले बेहद महत्वपूर्ण उपखंडों को समझेंगे। प्रव्रजा ही समाधान, विदा के शब्द और गृह त्याग। दोस्तों, यही से शुरू होगी राजकुमार सिद्धार्थ की सबसे महान आध्यात्मिक यात्रा। अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल धम्म ज्ञान दीप को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम। नमो बुद्धाय।